वेलकम बैक इन द पार्ट 7 वीडियो ऑफ एबीजी मेड इजी सीरीज। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज एसिडीमिया ड्यू टू इंक्रीज इन द CO2 टेंशन in the body fluids, alright, and respiratory acidosis is caused by inadequate alveolar ventilation leading to the CO2 retention। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना। दैट इज वन इज CO2 retention and there is a inadequate alveolar ventilation, alright। So a respiratory acidosis will have the following characteristic on ABG. First, the pH will be acidemic and CO2 will be increased. So if pH is less than 7.35 and pCO2 is more than 45, it is called respiratory acidosis। एक important point हमें याद रखना है कि if the pH is technically normal but on the acidic side, it may still be acidosis in case of fully compensated। So अब यदि हमें pH normal मिल रहा है, acidic side में है, so ये fully compensated acidosis हो सकता है। कमिंग टू सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लंग्स। लंग्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि द लंग एक्सक्रीट अबाउट 15,000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन डेली एज कार्बोनिक एसिड रिजल्टिंग फ्रॉम योर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो इट इज सो मच अमाउंट ऑफ H+ is excreted via lungs, and this is about 200 times of amount of renal acid excretion. So it is 200 times more than the renal excretion of H+, and it is 15,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे। इतना एसिड हमारा लंग्स एलिमिनेट करता है ऑन डेली बेसिस। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के टाइप क्या होते हैं? वन इज एक्यूट, सेकंड इज क्रोनिक। एक्यूट व्हेन लेस देन 24 आवर्स, क्रोनिक व्हेन ड्यूरेशन इज मोर देन 24 आवर्स। ये हमें जानना किस लिए जरूरी है? बिकॉज जब हम कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करेंगे, सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए क्या होता है? फॉर एवरी 10 mm इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज increase in the bicarbonate 1 millimole per liter, and in chronic cases it is 4 millimole per liter of bicarbonate। so क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पेशेंट का pCO2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में 60 है, सो एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन होगा 40 से ये 60 है, मीन्स 40 50 60। एक्यूट केसेस में एवरी 10 राइज के लिए 1 राइज होता है। सो एक्यूट यदि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, सो इट विल बी 24 + 2, इट विल बी 26। In case of chronic respiratory acidosis, it will be 24 + 8 + 8 मतलब कहाँ से आया? pCO2 नॉर्मल वैल्यू 40, 40 से ये वैल्यू कितनी हो गई? इट इज 60। सो फॉर एवरी 10 राइज बाइकार्ब विल गो अप टू 4 इन क्रोनिक केसेस। सो यहाँ पे 20 है, सो बाइकार्बोनेट विल बी 4 × 2 8, सो 32 विल बी इन द क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो ये हमें हेल्प करता है कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इन क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिस मेटाबॉलिक एडेप्टेशन टेक्स 3 to 5 days समटाइम, राइट। सो ये हमें याद रखना है। एंड कंपनसेटिंग मैकेनिज्म इज इन एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केसेस में क्या होता है? किडनी विल कंपनसेट। ओके, सो किडनी कैसे कंपनसेट करता है? किडनी विल रिटेन द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट टू इंक्रीज द pH, ऑलराइट। एंड इन एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस expected bicarbonate is 0.1 in change in the pCO2 level at 24 plus 0.1 multiplied by pACO2 minus 40. In case of chronic respiratory acidosis, it will be 0.4 to the change in the pACO2 level, और this is another formula, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, and we can calculate the compensation in cases of acute and chronic respiratory acidosis। causes क्या क्या है? The important causes are: one is depression of central nervous system, infections like encephalitis, cerebral accidents, general anesthesia, alcohol, sedative overdose, head trauma, cerebral edema। Pulmonary disorders most commonly involve, इसमें क्या होता है? one is COPD, asthma, laryngospasm, angioedema, atelectasis, pneumothorax, ARDS, pulmonary edema, pulmonary embolism, and pulmonary fibrosis। In case of neuromuscular, myasthenia gravis, multiple sclerosis, muscular dystrophies, Guillain-Barré syndrome, tetanus, and these diseases they can cause CO2 retention। मस्कुलर में क्या हो सकता है? हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑल्सो, परमिसिव हाइपरकैप्निया एंड हाइपरवेंटिलेशन विल कॉज CO2 रिटेंशन। एंड समटाइम इन केस ऑफ ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम और काइफोस्कोलियोसिस में भी CO2 लेवल बढ़ता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस
इज फंक्शन ऑफ इट्स सीवियरिटी एंड रैपिडिटी ऑफ ऑनसेट। मतलब जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कितना सीवियर है प्लस कितनी जल्दी उसका ऑनसेट है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एक्यूट ऑनसेट इट कैन कॉज डिस्निया, कन्फ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, साइकोसिस, हेडेक, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड सीजर में भी देयर इन केस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्रोनिक केसेस में क्या होता है? क्रोनिक केसेस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एसोसिएटेड विद ट्रेमर्स, गेट डिस्टर्बेंसेस, सोमनोलेंस एंड मेमोरी लॉस। यूजुअली जो क्रोनिक सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनमें हम इसको देखते हैं। एंड हाइपरकैप्निया इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हाइपोक्सीमिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समटाइम जो CO2 रिटेंशन होता है उसमें साथ में हाइपोक्सीमिया में होता है, साथ में ऑक्सीजन की भी कमी होती है और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ऑलराइट, हाइपरकैप्निक एनकेफेलोपैथी इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव CO2 नार्कोसिस दैट रिजल्ट्स इन द कोमा। इसको हम लोग बोलते हैं CO2 नार्कोसिस, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन CO2 का लेवल इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस कोमाटोज हो जाता है। उस केस में हम लोग बोलते हैं CO2 नार्कोसिस और हाइपरकैप्निक एनकेफेलोपैथी। ऑलराइट, हमें पता है कि हाई CO2 लेवल लीड्स टू वैसोडाइलेटेशन ऑफ सेरेब्रल वेसल्स विद सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। CO2 क्या करता है? ये वैसोडाइलेटेशन का काम करता है, सेरेब्रल वेसल्स को डायलेट करता है और अल्टीमेटली इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है। ऑलराइट, एंड इन सीवियर केसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर पैपिलिडीमा कैन बी सीन ऑन द फंडस एरिया। फंडस एरिया में देखेंगे तो पैपिलिडीमा हमें मिलेगा। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में यदि हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वीजिंग होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा। मसल हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ट्रेमर्स रहेंगे, शेकिंग ट्रेमर्स रहते हैं, एस्टेरिक्सिस रहता है, रेगुलर फ्लैपिंग ट्रेमर भी इसमें मिल सकता है। ओके, एंड इन स्किन में हम देखें तो देयर में बी ब्लू टंग दैट इज रिजल्ट टू द साइनोसिस। एंड टिपिकल जो हैंड्स होते हैं दे आर वार्म एंड फ्लश्ड। यदि हम CO2 रिटेंशन के पेशेंट का हाथ देखेंगे, टच करेंगे तो इट विल बी वार्म एंड फ्लश्ड स्किन। ऑलराइट, इन केस ऑफ ओवरऑल यदि हम देखें तो हेडेक, फैटिगेबिलिटी, टायर्ड इजली, ड्राउसीनेस, एंग्जाइटी, स्वेटिंग, स्लीपीनेस, sleep problems, confusion, lethargy, seizure, coma, psychosis, they all can be seen in case of CO2 retention or respiratory acidosis. डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं? नंबर 1 इज अ क्लिनिकल हिस्ट्री दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड देन ABG हम करेंगे तो हमें ABG में क्या मिलेगा? एसिडोसिस, pH will be low, PCO2 will be increased and bicarbonate will remain normal or increase depending on the compensation level. ट्रीटमेंट क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का? Treatment is treat the primary cause which cause the respiratory acidosis. This is very important. Antibiotic, antiseptic drugs, improve properly ventilation, and important point ये है prevent from respiratory alkalosis, over ventilation during artificial respiration. During treatment में हमें patient को over ventilate नहीं करना है, respiratory alkalosis नहीं होने देना है. Okay, in case of invasive mechanical ventilation, CO2 retention का patient यदि intubate होते हैं उस केस में हमें बहुत ही लिबरल होके और हमें एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है. हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस नहीं होने देना है. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट व्हेन केस ऑफ वेंटिलेटिंग हाइपरकैप्निक पेशेंट और CO2 रिटेंशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. सो हाइपरकैप्निया इन पेशेंट विद COPD शुड नॉट बी करेक्टेड एग्रेसिवली. जो COPD के पेशेंट होते हैं उसमें हाइपरकैप्निया को बहुत एग्रेसिवली हमें मैनेज नहीं करना होता है, बिकॉज क्योंकि वो क्रोनिकली एडजस्टेड होते हैं टू ऑलमोस्ट बेसलाइन एलिवेटेड CO2 लेवल्स. ऑलराइट, एंड O2 ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज डन कॉशियसली टू अवॉइड वर्सनिंग ऑफ हाइपरकैप्निया. ऐसे पेशेंट में जो ऑक्सीजन हम देते हैं बहुत ही कॉशियसली देना होता है, बिकॉज इट कैन फर्दर वर्सन द हाइपरकैप्निया. ऑलराइट, एंड रैपिड एंड एग्रेसिव करेक्शन में लीड टू द सीजर्स, कार्डियक एरिथमिया एंड डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन. ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सम पेशेंट में ऑल्सो डेवलप हाइपरकैप्निक कोमा. इस वजह से कई बार ऐसा भी पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं. सो उस केस में रीजनेबल वो क्या है? ए रीजनेबल गोल इज टू लोअरिंग पीक CO2 लेवल टू द बेसलाइन. जो पेशेंट का बेसलाइन लेवल रहता है हमें वहीं तक उसको करना है. हमें नॉर्मली ये हमें कैसे पता चलेगा? दिस विल वी कैन कम टू नो बाय द हिस्ट्री के पेशेंट का जो बेसलाइन वैल्यू क्या है. एंड अवॉइड पोस्ट हाइपरकैप्निक मेटाबॉलिक एसिडोसिस. जो पोस्ट हाइपरकैप्निक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को हमें पेशेंट को नहीं देना है, बिकॉज पोस्ट हाइपरकैप्निक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लीड्स टू द रेस्पिरेटरी depression of respiratory drive and it makes the weaning from mechanical ventilation more difficult. ये important points है जिसको हमें याद रखना है जब हम किसी CO2 रिटेंशन या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पेशेंट को ट्रीट करते हैं. एवरी जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका एक डिटेल हम चाहें तो नेट पे सर्च करके इनके एक ब्यूटीफुल आर्टिकल अवेलेबल है, उसको भी हम पढ़ के इस चीज़ को समझ सकते हैं. सो दिस इज द कॉशन वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस.
यहाँ पे अब सीखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल 1 ABG देख के हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। सो ए पेशेंट विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू COPD शोज अ pH ऑफ 7.35, PCO2 70 और बाइकार्बोनेट इज 37। सो फाइंड द ABG एब्नॉर्मैलिटी। सो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, pH इज एसिडीमिया, ओके, PCO2 इज इंक्रीज, सो प्राइमरी इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रोम इज द नेमोनिक फॉर दैट, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। उस केस में हम एक्सपेक्टेड बाइकार्ब कैलकुलेट करते हैं, इट विल कम 24 प्लस 0.4। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट क्रोनिक है, सो यहाँ पे हम 0.4 रखेंगे। सो इट विल कम अराउंड 70 माइनस 40, 24 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 30, 24 प्लस 12 36। सो ऑलमोस्ट इज एक्चुअल बाइकार्बोनेट इन द ABG में 37 है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 36। ऑलराइट, सो दिस इज अ केस ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस compensated क्यों बोले? बिकॉज pH इज द normal range. Here you can see pH is in the normal range, so it is a compensated respiratory acidosis. All right, so example 2 देखते हैं, second case, a patient with myasthenia gravis crisis is on mechanical ventilation. His recent history is significant for nausea and vomiting. साथ में patient को nausea vomiting भी है, and his medications regime include furosemide. उसको हम पेशेंट को डाययूरेटिक भी दे रहे हैं। ऑलराइट, और ABG है पेशेंट का 7.33, PCO2 68, बाइकार्बोनेट इज 35। सो फाइंड द ABG एब्नॉर्मैलिटी। एज द स्टेप वाइज हमने देखा अपने प्रीवियस वीडियोस में। स्टेप 1, चेक द वैलिडिटी। वैलिडिटी हम चेक कैसे करते हैं, H प्लस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई PaCO2 डिवाइडेड बाई बाइकार्बोनेट। सो इससे हम H प्लस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, कॉरस्पॉन्डली हम जो है pH देखेंगे। तो सो H प्लस कंसंट्रेशन आ रहा है 46.62, सो मोर और लेस pH शुड बी 7.3, 7.4, सो दिस ABG इज वैलिड। Then number 2, हम look at the pH is 7.33, it means it is acidosis. Step 3, look at PCO2 is high, so it is a respiratory acidosis. And look at the bicarb is also increased, so there is some metabolic component also. So अब step 5 में हमें क्या करना है, identify the primary problem, that is ROM. So primary problem is respiratory, because respiratory में हमें पता है कि it is the opposite, pH will go down, PCO2 will increase. So primary problem is respiratory. Then step 6 is the calculate the compensation. Compensation calculate कैसे करते हैं, expected bicarb हमने previous formula से देखा, 24 plus 0.1, 68 minus 40, okay. So ये आ रहा है 26.8. So expected bicarbonate is less than actual bicarbonate. Actual bicarbonate is, here we can see 35. So it means there is an additional problem, that is there is a mixed disorder. Additional problem क्या है, respiratory acidosis plus metabolic alkalosis. So the final diagnosis will be respiratory acidosis plus metabolic alkalosis. It means the patient is having dual disorder. और metabolic alkalosis इसमें भी होता है, इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, because history में there is a history of nausea and vomiting also, and साथ में हम drugs भी दें, that is furosemide. So possibly this patient is having metabolic alkalosis because of the furosemide and significant history for nausea and vomiting. So this patient is having mixed disorder, respiratory acidosis plus metabolic alkalosis. So this is all for respiratory acidosis. Thank you for watching. In next video we will discuss respiratory alkalosis and 10 ABG problems. उसको हम subsequent आने वाले videos में discuss करेंगे. So thank you so much for watching the video. Like, comment, share and subscribe the channel for forthcoming videos, and share among your friends who are involved in the patient care. Alright. So thanks again and see you all in the next video.